दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के हालिया तनाज़े की वजह से एक बार फिर तीसरी जंग अजीम होने के खतरात इस दुनिया पर मंडला रहे हैं और ये जंग जो महदूद हद तक शुरू हो चुकी है, अगर एटमी जंग में बदल गई तो इस दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे। क्या पूरी दुनिया में कोई भी शख्स जिंदा बच पाएगा और आखिर वो कौन सी वजह है जिससे ये दोनों ममालिक जंग के बगैर इस मसले को हल नहीं कर पाए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मौजूदा हालात पर बात करने से पहले अगर आपको माजी करीब की एक झलक दिखाई जाए तो आपके लिए ये तमाम मामलात और इस बात को समझना आसान होगा कि कैसे माजी के दो करीबी दोस्त ममालिक जो इकट्ठे दुश्मन से लड़ा करते थे, वो आज तीसरी जंग अजीम को शुरू करने का सबब बनने जा रहे हैं। पहली जंग अजीम के आखिरी वक्त यानी 1917 में 15 ममालिक की एक मुश्तरका तंजीम बनाई गई जिसे USSR का नाम दिया गया। इसे आमतौर पर हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। शुरू में सोवियत यूनियन का ये इत्तेहाद दो ममालिक रशिया और यूक्रेन पर मुश्तमिल था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में इजाफा होता गया और इनकी तादाद 15 हो गई। इस तंजीम में शामिल तमाम ममालिक का कुल रकबा 2 करोड़ 24 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल था। ये तंजीम उस वक्त आलमी जंगों को रोकने और अमन कायम करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि खित्ते में रशियन इनकलाब और सिविल वार होने के बाद बड़े पैमाने पर बदमनी और मईशत तबाह हो चुकी थी। इसका एक और मकसद ये था कि ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जिसे देखकर कोई भी दुश्मन मुल्क इत्तेहादी ममालिक पर हमला ना कर सके। 1914 से लेकर 1918 तक पहली जंग अजीम ने दुनिया का माशी निज़ाम और अमन तबाह कर दिया था। इसलिए ऐसी जंगों के खिलाफ और खित्ते में खुशहाली लाने के लिए ये इत्तेहाद अपना किरदार अदा करने लगा। लेकिन क्या इसके यही मकासद थे या फिर इस तंजीम के खुफिया मिशंस कुछ और भी थे? क्योंकि हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन खुद भी बेशुमार जंगों का हिस्सा रही है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो दोनों ममालिक आमने सामने खड़े हैं, सोवियत यूनियन के दौर में ये दोनों इस तंजीम की बेहतरीन ताकतें तस्वुर की जाती थीं। यानी अगर ये कहें कि यूक्रेन सोवियत दौर में रूस के ज़ेरे असर रहा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि सोवियत यूनियन में रशिया सबसे बड़ी ताकत थी और दूसरे नंबर पर यूक्रेन अपने पास बड़ी फौज और हथियार होने की वजह से विराजमान था। यूक्रेन सोवियत दौर में रशिया के साथ एक ताकतवर बड़ी इंडस्ट्री और असला रखने वाले साथी की तरह खड़ा रहा और ये दोनों मिलकर अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ एक मजबूत ब्लॉक के तौर पर दुनिया के सामने कायम रहे। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम से पहले सोवियत यूनियन और जर्मनी ने आपस में एक मुआहिदा किया जिसमें यह तय हुआ कि जर्मनी और सोवियत यूनियन के तमाम ममालिक अगले 10 साल तक आपस में कोई भी जंग नहीं करेंगे। लेकिन जंग अजीम दोम शुरू होते ही जर्मनी ने मुआहिदा तोड़ते हुए सोवियत यूनियन के इत्तेहादी ममालिक के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। उस वक्त अमेरिका और बरतानिया भी सोवियत यूनियन के इत्तेहाद को तस्लीम करते थे, इसलिए उसने अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर जर्मनी का मुकाबला शुरू किया। जैसे मशहूर मुहावरा है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। सोवियत यूनियन ने भी अपने दोस्त ममालिक अमेरिका और बरतानिया पर हमला होने के बाद उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज जिन ममालिक का वो दिफा कर रहा है, कल ये उसके साथ क्या करने वाले हैं। जापान पर एटमी हथियारों के हमले के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये जंग जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि जापान ने हार तस्लीम करते हुए जंग बंदी का फैसला कर लिया और इस तरह सोवियत यूनियन, अमेरिका और बरतानिया का एक फातिहाना दौर शुरू हो गया। लेकिन जंग खत्म होते ही अमेरिका को ये अंदाजा हो गया कि अगर यूं ही चलता रहा तो सोवियत यूनियन आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा और यही ताकत अमेरिका और बरतानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया में दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद ही नजरियाती इख्तलाफात की वजह से कोल्ड वार का आगाज हो गया, जिसमें ममालिक दूसरे दुश्मन ममालिक के खिलाफ सफारती, माशी और अंदरूनी सिविल जंगें करने के लिए प्रोपेगेंडा करते रहे और उस वक्त यूक्रेन अमेरिका का सबसे तगड़ा हरीफ माना जाने लगा। अमेरिका को जब ये अंदाजा हो गया कि सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादी पूरी तरह अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक के खिलाफ हो चुके हैं, तो उसने डर के मारे कि कहीं ये बड़ी ताकत हम पर हमला ना कर दे, मुत्तहिद होने का फैसला किया। दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस भी पूरी तरह ये यकीन कर चुके थे कि आने वाले वक्त में सोवियत यूनियन
उन पर हमला कर सकती है, इसलिए ये इत्तेहाद करना अब वक्त की जरूरत बन चुका था। इन्हीं खतरात को देखते हुए अमेरिका की सरबराही में कनाडा और दूसरे 12 मगरबी यूरोपियन ममालिक ने नेटो नामी यूनियन बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर सोवियत यूनियन का मुकाबला किया जा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में इजाफा होता गया और मौजूदा वक्त में नेटो में 30 ममालिक शामिल हो चुके हैं और फिर एक मुकाबले का दौर शुरू हुआ जिसमें जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की की। इंसान ने पहली दफा चांद पर कदम रखा और पहली सैटेलाइट खला में भेजी गई। पूरी दुनिया के सामने अब सिर्फ 2 बड़ी ताकतें रह चुकी थीं, यानी एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लेकिन वक्त के साथ साथ सोवियत यूनियन ने खुद को माशी तौर पर मजबूत नहीं किया और हर गुजरते साल के साथ नेटो अमेरिका की सरबराही में तरक्की करने लगा, जबकि दूसरी जानिब सोवियत यूनियन बेहद बड़ा रकबा रखने की वजह से अपने बजट का बेशतर हिस्सा अपने दिफा पर खर्च करता रहा। इसलिए इन ममालिक में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हो सकी जितनी नेटो में मौजूद ममालिक करते रहे। खित्ते में ग़िज़ाई किल्लत और बदअमनी की वजह से ये इत्तेहाद टूटता नजर आने लगा। सोवियत यूनियन से एक और बड़ी गलती ये हुई कि उसने 1979 में अफगानिस्तान की जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ पर गोरिल्ला वार के अंदर पाकिस्तान से भी मुजाहिदों ने शिरकत की। सोवियत यूनियन की माशी हालत बदतर से मजीद बदतर होने लगी। 1985 में रशियन फेडरेशन के नए सदर ने हालात को समझते हुए कवानीन में मुख्तलिफ तरामीम की, जिनमें लोगों को खुली आज़ादी दे दी गई और इंतखाबात के अमल में काफी तब्दीलियां भी की गईं। सोवियत यूनियन की माशी हालत को बेहतर करने के लिए उन्होंने 10 साल की तवील जंग 1989 में खत्म करके अपनी फौजें वापस बुला लीं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोकस खुद को माशी तौर पर मजबूत करने में किया जाए। नए लीडर के ये तमाम इक़दामात बेहतरीन थे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत यूनियन के अंदर से ही मुख्तलिफ तहरीकें उठना शुरू हुईं और एक एक करके मुख्तलिफ ममालिक सोवियत यूनियन से अलग होने का ऐलान करने लगे और 25 दिसंबर 1991 को वो आखिरी दिन था जब सोवियत यूनियन का झंडा लहराया गया और आखिरी मर्तबा सोवियत यूनियन का तराना बजाया गया। उस वक्त तमाम ममालिक सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और यूं एक बड़ी ताकत टूट कर बिखर गई और आजाद रियासतें दुनिया के सामने उभर कर सामने आने लगी। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरत होगी कि सोवियत यूनियन में मौजूद 3 ममालिक इस वक्त नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से यूक्रेन और रशिया के मामलात में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत बड़ी तादाद में एटमी हथियारों के साथ साथ बेशुमार जदीद तरीन असला मौजूद था, जिसे रशिया अपना डिक्लेयर कर रहा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन यूक्रेन ने तमाम तर असला रशिया को देने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो के मेंबरान ने यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर अपने पास मौजूद तमाम एटमी हथियार तो अमेरिका के हवाले कर दिए या फिर उन्हें जाया कर दिया गया। ये अमल उसने अमेरिका के कहने पर दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने के लिए किया था। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात यह है कि अमेरिका खुद बड़ी तादाद में ये हथियार रखता है। यूक्रेन में इस वक्त भी बड़ी तादाद में रशियन लोग रहते हैं, जबकि सरहदी इलाकों में ये लोग यूक्रेन हुकूमत के खिलाफ असले का इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि रशिया इन इलाकों को अपना करार दे चुका है, इसलिए वो इन लोगों की माली और असले की सूरत में मदद कर रहा है। 1991 में इत्तेहाद टूटने के बाद रशिया और यूक्रेन का करीबी इलाका क्रीमिया भी एक आजाद रियासत के तौर पर सामने आया, लेकिन उसने खुद को यूक्रेन के साथ मिला लिया। रशिया के इलाके एक एक करके टूटते जा रहे थे, इसलिए इसने 2014 में क्रीमिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपने बेस कैंप कायम कर लिए। इस इलाके पर कब्जा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रशिया के पास गर्म पानियों की जमीन तक पहुँचने के लिए ये वाहिद रास्ता था। दोस्तों, रशिया इतना ताकतवर मुल्क है कि वो यूक्रेन के अलग होने के बाद भी वहाँ पर बड़ी हद तक अपना असर और रसूख रखता है। हालिया कशीदगी की वजह यूक्रेन का नेटो में शामिल होना है। गोया कि यूक्रेन अभी तक पूरी तरह नेटो का मेंबर नहीं बना, लेकिन उसकी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द इस यूनियन में शामिल हो जाए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि नेटो के मेंबर्स में से किसी पर भी कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है तो तमाम नेटो के मुल्क मिलकर इस पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। इसलिए यूरोप के 30 ममालिक का ये इत्तेहाद पिछली कई दहाइयों से कायम है। दूसरी तरफ रशिया ये जानता है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो वो कभी भी अपने खोए हुए इलाके वापस नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा और फिर रशिया को अमेरिका समेत 30 ममालिक से जंग करना पड़ेगी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोवियत
सोवियत यूनियन में शामिल 3 ममालिक इस वक्त नेटो का हिस्सा बन चुके हैं, और अगर उनको देखते हुए यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया चारों तरफ से नेटो फौज के घेरे में आ सकता है और अमेरिका अपनी फौजी बेसिस रशिया के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में बना लेगा। इस वक्त रशिया का ये मुतालबा है कि वो तमाम ममालिक जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उनको नेटो में रुकनीयत न दी जाए, जबकि रशिया यूक्रेन पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए हमले कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके बलबूते पर यूक्रेन ने जंग शुरू की, वो सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में हमला होने के बाद से बड़ी तादाद में लोग दूसरे यूरोपीय ममालिक में नकल मुकानी करने पर मजबूर हैं। बाकी यूरोपीय ममालिक रशिया के खिलाफ कोई अमली काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन ममालिक को गैस की सप्लाई रशिया से ही होती है, इसलिए उन्होंने खामोश रहना बेहतर समझा है। यूक्रेन मौजूदा हालात के मुताबिक खुद को शिकस्त खुर्दा समझकर दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश करने लगा है। दोस्तों, पहले की एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि रशिया के पास कितने ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं, और अगर गलती से भी इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ फायर कर दिया गया तो इंसान का इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।